जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी PYQs को देख रहे हैं। और PYQs के तहत अभी मैं आपको केवल और केवल जीएस का PYQs करवा रहा हूं, ठीक है। जी हाँ बच्चे, इसके बाद हम आपको हिंदी का भी क्या करवाएंगे, PYQs करवाएंगे। उसके बाद मैथ का भी और उसके बाद रीजनिंग का भी। मैथ और रीजनिंग और हिंदी के टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं, वे 1 तारीख से आ जाएंगे, ठीक है। जी हाँ बच्चे, तो ध्यान देना, मैं आपको जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हल करवा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आप जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग सभी विषय का जो ये या फिर कह लीजिए कि ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, अगर यह आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। तो आप किसी भी माध्यम से ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ बच्चे, अच्छा, इससे पहले जो मैं जीएस का प्रीवियस ईयर करवाया हूँ, टोटल 4 वीडियो मैंने इस पर दे दिया है आपको। यह आज का 5वां वीडियो होगा। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, यह परीक्षा किस परीक्षा में पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 26 अक्टूबर 2018 में पूछा गया था बच्चे, द्वितीय पाली में, ठीक है। जी हाँ बच्चे, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं, 38 प्रश्न हैं जीएस के पूछे जाते हैं, तो उन सभी का मैं अध्ययन यहाँ पे करा देता हूँ आपको। उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी हाँ बच्चे, तो जो पहला प्रश्न कहता है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा। जो प्रश्न है करंट का, ये उस समय के हिसाब से, यानी जब 2018 में पूछा गया था तो उसके हिसाब से ये क्या था, करंट का क्वेश्चन था। कह रहा है कि 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन है बच्चे क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साथी, ठीक है। इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमने घटना चक्र से हुबहू उठाया हुआ है, जिसमें प्रश्न और उत्तर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी दिया है। तो हम लोग व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको हल करने से हमको अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर किस लेवल से पूछते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं पेपर में प्रश्न, ठीक है। और भाई कई बार तो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके पेपर में रख दिया जाता है, 4 से प्रश्नों को दे दिया जाता है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी व्याख्या पर बात करें तो व्याख्या कहता है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी सूचनाएं, सहायता तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ द्वारा मोबाइल सहायता केंद्र साथी लॉन्च किया गया था, यानी कि साथी की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था, तो 9 जुलाई 2018 को किया गया था, ठीक है। यह जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर के बाहर यात्रियों को सहायता एवं जानकारी प्रदान करता था। यानी कि यह जो साथी ऐप था ये कहाँ पे सहायता प्रदान करेगा, तो जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर के बाहर यात्रियों की सहायता एवं जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। जी हाँ बच्चे, दूसरा प्रश्न भी उस समय के करंट अफेयर का है कि दूसरा प्रश्न कहता है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया। तो बच्चे किसके साथ किया था, नेपाल के साथ किया था। किसके साथ बच्चे, नेपाल के साथ किया था। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चे। व्याख्या में कहता है कि भारत और नेपाल द्वारा दोनों देशों की सीमा द्वारा तय होने वाले अनाधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया गया, ठीक है। यह संधि कितने वर्षों के लिए किया गया, 7 वर्षों के लिए किया गया था, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर नेपाल की बात आ रही है तो जो नेपाल है भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सटा हुआ, तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है बच्चों, ठीक है। जी हाँ, अगर राज्यों की बात करें कौन कौन से राज्य है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है बच्चे। जी हाँ, बात करें अगर हम तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चा, तीसरा प्रश्न भी करंट का, यानी कि जो करंट का क्वेश्चन था उसको एकदम पहले उठा के पूछा था 2018 में। तीसरा प्रश्न कहता है कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक थे। यानी कि 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक थे, 102 थे या 112 या 122 या 132। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 132, यानी कि 2018 का जो पदक तालिका था उसमें चाइना द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे एशियाई खेल में, तो 132। कितने, 132 पदक। आगे बात करें बच्चे व्याख्या की, तो व्याख्या देख लीजिए। कहता है कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कुल 132 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने, 132। अगर भारत की बात किया जाए, भारत ने कितना जीता था, तो भारत ने उस समय स्वर्ण पदक जो जीता था 15 जीता था और 8वें स्थान पर रहा था, ठीक है। जी हाँ, उसके बाद
आगे दिया है कि इस बार एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबांग शहर में हुआ। ठीक, 19वां एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 2022 में चीन के हांगझोउ में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। और आगे ध्यान रखिएगा, 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जाने वाला था, जो कि हो चुका है। ठीक है बच्चे, यानी कि जो एशियाई खेल अभी हुआ है, कब हुआ है? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य हुआ था बच्चे। क्लियर? जी हाँ। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो चौथा प्रश्न कहता है बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए आपने एक संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसी का हिस्सा है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ है बच्चे? नीदरलैंड में है ना। ठीक है, नीदरलैंड कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ है? द हेग में। अच्छा ध्यान रखिएगा, कई बार नीदरलैंड नहीं देता है, ऑप्शन में केवल और केवल क्या रहेगा? द हेग दे देता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। और द हेग कहाँ है बच्चे? तो नीदरलैंड में है। ठीक है, जी हाँ। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। किसका संयुक्त राष्ट्र? जिसका मैंने बताया आपको। अच्छा, यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो जून 1945 में किया गया था बच्चे। ठीक है, जी हाँ। पाँचवा प्रश्न है बायोलॉजी से। पाँचवा कहता है कि पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। किसमें अंडाशय जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में, या जायांग में, या पुष्प केसर में, या फल में? आप जानते हैं बच्चे कि जो पेड़ पौधा होता है जिसमें निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है किसमें परिवर्तित होता है? फल में। यानी पहले तो फूल लेता है और फूल बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उसका जो अंडाशय होता है, अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। ठीक है, इसका व्याख्या भी कहता है कि पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय कहाँ मतलब जो अंडाशय है किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो फल में परिवर्तित हो जाता है बच्चे। छठा प्रश्न देखें तो छठा प्रश्न कहता है बच्चे कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है। कौन सी वाष्प होती है? ठीक है, जो स्वभाव में जहरीली होती है। यानी कि जो क्षतिग्रस्त CFL है और फ्लोरोसेंट ट्यूबों हैं, इनका निपटान जो है एकदम सुरक्षित रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब एक वाष्प पाई जाती है जो कि बहुत जहरीली होती है। और अगर बात करें कौन सी वाष्प पाई जाती है, तो पारे की वाष्प होती है। किसकी? पारे की। ठीक है बच्चा, पारे का जो मतलब सूत्र होता है वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg होता है। देख लेते हैं हम लोग इसका जो व्याख्या है। व्याख्या कहता है कि द्रव अवस्था, उच्च घनत्व एवं न्यून वाष्प दाब के कारण पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, CFL तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबों आदि में किया जाता है। पारा वाष्प स्वभाव से जहरीली होती है। अगर पारा वाष्प रूप में तो किस रूप में होगी? वो बहुत जहरीली। ठीक है, इसलिए क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। ये बच्चे केमिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है, जी हाँ। सातवें प्रश्न की बात करें बच्चे तो सातवां प्रश्न कहता है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक को कहा जाता है बच्चे जाइलम। यानी कि जो पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए जो संवहनी ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या कहता है बच्चे कि जाइलम और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। कैसे ऊतक है? संवहनी ऊतक है। जाइलम पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। ध्यान रखिएगा, जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है? संवहनी ऊतक है। जाइलम पौधों को पानी और पोषक तत्व क्या करता है? पहुंचाता है, इसको लेकर के आता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? पौधों को जो पत्तियां हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाता है फ्लोएम। ठीक, आठवें प्रश्न की बात करें बच्चे तो आठवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वह विकल्प है जो पुनरुत्पाद बीज उत्पादन का उदाहरण है? तो बच्चे क्या है ये? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रेड मोल्ड। क्या है? ब्रेड मोल्ड। इसके बारे में ज़रा हम समझ लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं बच्चे। तो व्याख्या कहता है कि पुनरुत्पाद बीज यानी कि स्पोर प्रोडक्सिंग उत्पादन पौधा ब्रेड मोल्ड है। क्या है? ब्रेड मोल्ड है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। यानी कि जब इनके अनुसार परिस्थिति नहीं होता है, इन बीजों के अनुसार, तो क्या होते हैं?
अंकुरित हो जाते हैं ये बीज, ये वाले जो बीज होते हैं, ठीक है, और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जबकि मांस एवं फर्न जैसे पादप है, इनमें क्या होता है, जनन, इनमें जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। जी हाँ बच्चे, लेकिन हमको यहाँ जानना किसके बारे में था, ब्रेड मोल्ड के। बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है बच्चा, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जानवर से, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, यानी ये कहा जा रहा है कि बिना प्राकृतिक कच्चे माल के बनाया गया एक फाइबर है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो कि किससे बनाया गया है, तो कोयले, पानी और हवा से बनाया गया है। उसका नाम क्या है, तो बच्चे उसका नाम है क्या है, नायलॉन। आप लोग जानते हैं नायलॉन बहुत जल्दी नुकसान नहीं होता है। ये कैसा फाइबर होता है भाई, ये टूटता फूटता जल्दी, मतलब कि जल्दी ख़राब नहीं होता है बच्चे, ठीक है। जी हाँ, बात करें अगर हम व्याख्या की, तो व्याख्या कहता है बच्चे कि नायलॉन जो है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। इसे पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया जाता है या फिर तैयार किया गया था। यह प्रकृति में मजबूत, लोचदार तथा हल्का होता है, ठीक है। इसीलिए जल्दी टूटता नहीं बच्चे नायलॉन का, ठीक है। जी हाँ, आगे बच्चे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवसों से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चे 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग करिएगा। फिलहाल इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बच्चे लोग, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। जी हाँ बच्चे, तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या की बात कर रहे थे। तो व्याख्या हमारा क्या कहता है बच्चे, व्याख्या कहता है कि वर्ष 2006 में 10 जनवरी को, यानी कि जो 10 जनवरी का दिन है, यह वर्ष 2006 से क्या है, हर दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यानी कि जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, 2006 से मनाया जा रहा है। 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर कभी पूछ ले कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वह कब आयोजित किया गया था, तो वर्ष 1975 में आयोजित किया गया था, 10 से 12 जनवरी के मध्य, ठीक है बच्चे। जी हाँ, और जिसका बोध वाक्य क्या था, वसुधैव कुटुम्बकम, क्या था, वसुधैव कुटुम्बकम था, ठीक है बच्चे। जी हाँ, आगे है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न पहले खाली स्थान है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया बच्चे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से जो सही उत्तर बच्चे वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, यानी जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बच्चे। आइए देख लेते हैं व्याख्या को। तो व्याख्या क्या कहता है बच्चे, व्याख्या कहता है कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 में जैव विकास के संबंध में अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक। जबकि लैमार्क ने अपने थ्योरी में कहा, शरीर के वो हिस्से जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है धीरे धीरे ज़्यादा विकसित होते जाते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साथ ही साथ जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता वह धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और कई पीढ़ियों के बाद उन अंगों के केवल निशान रह जाते हैं, ठीक है बच्चे। ये जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। किसका इन्होंने किस सिद्धांत को दिया था, तो अधिग्रहित चरित्र की विरासत की सिद्धांत का, ठीक है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न कहता है बच्चे कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बच्चे इसके लेखक है नंदन नीलेकणी। आपको पता है कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किताबों से ही पूछे जाते हैं, यानी कि पुस्तक और उनके लेखक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। जी हाँ, 13वां प्रश्न है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी से आपके परीक्षा के टॉपिक में तो कह रहा है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। तो बच्चे जीएसटी की सिफारिश किया गया था जीएसटी परिषद के द्वारा। किसके द्वारा, जीएसटी परिषद के द्वारा। अगर हम आपसे पूछे कि जीएसटी कब लागू हुआ था, किसके स्थान पर लागू हुआ था, तो जीएसटी बच्चे जीएसटी लागू हुआ था 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से जीएसटी जो है
जीएसटी परिषद की सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं बच्चे। ठीक है, जी हाँ, अभी हम लोग जब जीएसटी को पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा जीएसटी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सबके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बात करें अगर हम 14वें प्रश्न की, तो 14वां प्रश्न कहता है बच्चे कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था बच्चे, तो स्थापित किया गया था पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में। कहाँ पे बच्चे, बेंगलुरु में। व्याख्या देखिए तो व्याख्या कहता है कि 30 अगस्त 2001 को भारत का पहला साइबर पुलिस बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ठीक है, जी हाँ, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो बेंगलुरु में। बात करें अगर हम 15वें प्रश्न की, तो 15वां प्रश्न कहता है बच्चे कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो भैया ये संबंधित थी कहाँ से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या कहता है बच्चे कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से संबंधित है बच्चे। ठीक है, यानी हमको यूपी का करंट अफेयर भी पढ़ना है ना। 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वां प्रश्न है बच्चा कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो बच्चे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो बच्चे उत्तर प्रदेश को उससे पहले जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से बच्चे। ठीक है, जी हाँ। अब अगर आगे बात करें हम इसी की, देखिए यहाँ पे दिया है आपका व्याख्या, लेकिन जो मैंने बताया उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त प्रांत है ये 1937 से इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, जबकि 1950 में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। 17वें प्रश्न की बात करें बच्चे तो काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। यानी जो काला नमक है चावल की किस्मों को, ठीक है, जो काला नमक है चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से। ठीक है, अगर हम व्याख्या देखें बच्चे तो व्याख्या क्या कहता है, व्याख्या कहता है कि सिद्धार्थ नगर जिले से काला नमक चावल की किस्म को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चुना गया है। ध्यान रखना है जो काला नमक है, मैं काले नमक की बात नहीं कर रहा हूँ, काला नमक एक चावल का किस्म है। ठीक है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चुना गया था। ठीक, जी हाँ बच्चे। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक, अभी मैंने बताया कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। ठीक है, जी हाँ बच्चे। आगे देखते हैं। अच्छा, आपसे ये जो पूछा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गोंडा से किसको उठाया गया था, तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दालों को, गोरखपुर से टेराकोटा था और आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी था बच्चे। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें फेमस होती हैं उनके बारे में यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, आगे बात करें 18वें प्रश्न की, तो 18वां प्रश्न कहता है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है अमीर खुसरो, जिसको हम लोग तूतीय हिंद भी कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था बच्चे। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था बच्चे। ठीक है, जी हाँ। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या कहता है बच्चे, व्याख्या के बारे में आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। व्याख्या कहता है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन एटा और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, कासगंज। ठीक है, जी हाँ। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के तत्कालीन एटा जिला यानी वर्तमान में कासगंज जिले में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है, तो ऑप्शन में आपको अमीर खुसरो मिल जाएंगे। ठीक है, जिनको तूतीय हिंद या फिर तूतीय हिंद की उपाधि भी दिया गया है। ठीक है, किसको, अमीर खुसरो को। आगे यदि हम बात करें बच्चे 19वें प्रश्न की, तो 19वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैजाबाद। यानी कि जो बहू बेगम का मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो फैजाबाद में स्थित है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या कहता है बच्चे, व्याख्या कहता है कि बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में बनवाया था। किसने बनवाया था, नवाब शुजाउद्दौला ने। यह मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है।
इस परिसर के ऊंचे स्थान को पूरे फैजाबाद शहर और उसके आसपास का दृश्य देखा जा सकता है। यानी कि यह जो बहू बेगम का मकबरा बनवाया गया है नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा बनवाया गया है, और इसकी जो ये जो परिसर है, ये जो मकबरा है, इसके ऊंचे स्थान से यदि आप देखना चाहें तो पूरे फैजाबाद के आसपास के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उसको देखा जा सकता है। ठीक है बच्चे। जी हाँ, अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा क्या बुलाया जाता था? अप्पा जी। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गिरिजा देवी प्रसाद को। किसको? गिरिजा देवी प्रसाद को। अगर हम व्याख्या देखें बच्चे तो व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है कि ठुमरी की रानी के रूप में विख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी प्रसाद को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ये अप्पा जी बनारस घराने से संबंधित थी। तो बनारस घराने से संबंधित गिरिजा देवी को वर्ष 1972 में पद्मश्री दिया गया था, वर्ष 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था, और वर्ष 1916 में पद्म विभूषण भी दिया गया। पहले 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में केवल एक बचा है, वो भी भारत रत्न, वही बस इनको नहीं मिला है, वो भी हो सकता है मिल भी जाए। आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो बच्चे 21वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है फिर से रिपीट करके पूछे। तो बच्चे ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? नाथ संप्रदाय से। ठीक है। जी हाँ, अगर व्याख्या देखें बच्चे तो व्याख्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसमें यानी कि ये जो नाथ है इनके आराध्य कौन है? तो इनके आराध्य शिव। ठीक। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ बच्चे। ठीक है। अगर हम बात करें 22वें प्रश्न के बच्चे तो 22वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो बच्चे कल आएगा आपका यूपी स्पेशल, यानी यूपी का जो सामान्य परिचय उस पर वीडियो, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नेपाल के साथ लगती है। पहली बात तो नेपाल के साथ जो जो जिले लगते हैं आपको हालांकि यहाँ व्याख्या में दिया गया, मैं वैसे बताने वाला था, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार तो बी सही, यानी महाराजगंज जो है यह नेपाल के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, क्या करती है? नेपाल के साथ सीमा बनाती है। अगर हम इसका व्याख्या देखें तो व्याख्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज, टोटल कितने हो गए बच्चे? टोटल 7 हो गए। कितने हो गए? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, ये जो जिले हैं किसके साथ लगते हैं? नेपाल के साथ लगते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ लगती है। और नेपाल क्या है? भारत का पड़ोसी देश है जो कि उत्तर के दिशा में स्थित है बच्चे। बात करें 23वें प्रश्न की तो 23वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था? ठीक है। खालसा निष्ठावान समुदाय है, यानी अगर बात करें खालसा पहले कि खालसा क्या है तो खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ठीक है। ध्यान रखिए बच्चे, किसने खालसा पंथ का स्थापना किया था, बस आपको ये महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही बच्चे, क्या? गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। अगर आपसे पूछता है, कभी पूछ ले कि ये जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने किया था, किस सिख गुरु ने किया था, तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है बच्चे। जी हाँ, कब किया था? तो 1699 ईस्वी में किया था। अगर श्री गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है। जी हाँ बच्चे। अब 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वां प्रश्न कहता है बच्चे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी से बच्चे कितना? 8.46 मीट्रिक टन। यानी जो सोना खरीदा गया है वो कितना है बच्चे? उसकी मात्रा कितना है? तो 8.46 मीट्रिक टन है बच्चे। ठीक है। यहाँ ध्यान देना उत्तर को, व्याख्या को। कहता है कि फरवरी 2022 में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2021 में कुल 77.5 मीट्रिक टन स्वर्ण खरीदा था। बैंक द्वारा करीब 9 वर्ष बाद इतने सोने की खरीद की गई। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। ठीक। आरबीआई ने इससे पहले 2009 में आईएमएफ से 200 मीट्रिक टन सोने की खरीद
की थी। ठीक है, ये मतलब अलग अलग वर्षों के आंकड़े हैं, हालांकि ये जल्दी समझ में आता किसी को है नहीं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि सोने की खरीद के बारे में बात किया जा रहा है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, 25वें प्रश्न की बात करें बच्चे तो 25वां प्रश्न कहता है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। यानी कि आनंद कारज क्या था, तो सिख विवाह समारोह था। इसकी शुरुआत किसने किया था, किस सिख गुरु ने किया था, तो बच्चे इसकी शुरुआत करने वाले हैं श्री गुरु अमरदास। कौन, श्री गुरु अमरदास। ठीक है बच्चे, इसकी अगर व्याख्या देखें बच्चे तो व्याख्या कहता है कि आनंद कारज एक सिख विवाह समारोह है। आनंद कारज का साधारण अर्थ आनंदमय संघ होता है। इसकी शुरुआत गुरु अमरदास द्वारा किया गया था। इस समारोह के अंत में होने वाला समारोह जिसे चार लावन कहा जाता है, क्या कहता है, चार लावन कहा जाता है। और चार लावन की शुरुआत रामदास ने किया था या फिर रामदास के द्वारा किया गया था बच्चे। ठीक है, किसकी, चार लावन की। लेकिन अगर आनंद कारज की बात करें तो आनंद कारज किसके द्वारा शुरू किया गया था, गुरु अमरदास के द्वारा, और चार लावन गुरु रामदास के द्वारा। और अभी मैंने खालसापन देखा तो श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, 26वां प्रश्न कहता है बच्चे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। या फिर डायरेक्ट ऐसे समझो कि ये 2017 और 16-17 का जो आंकड़ा उसके अनुसार पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है, कहा गया है कि कौन सा राज्य है जो फल उत्पादक में सबसे अग्रणी है। ठीक है, तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश क्या है, सबसे अग्रणी फल उत्पादक भारतीय राज्य है बच्चे। ठीक, व्याख्या देख ले तो व्याख्या कहता है कि प्रश्नकाल तथा वर्ष 2021 के संदर्भ में भी विकल्प यही सही, यानी कि 2016-17 ही नहीं बल्कि 2020-21 के दौरान भी आंध्र प्रदेश ही वह राज्य था जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था फलों का। ठीक है, जी हाँ बच्चे, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार कुल फल उत्पादक शीर्ष 3 निम्न राज्य हैं। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन, तो आंध्र प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। यानी सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ फलों का उत्पादन होता है, तो बच्चे महाराष्ट्र में होता है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो कहाँ होता है, अपने यूपी में होता है। ठीक है बच्चे, जी हाँ। अब यदि हम 27वें प्रश्न की बात करें बच्चे तो 27वां प्रश्न कहता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। यानी कि 2017-18 के दौरान जो भारत के व्यापार घाटा हुआ था उसकी राशि कितना था, यानी कितना का घाटा हुआ था बच्चे, तो हुआ था 156.80 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, घाटा हुआ था बच्चे। ठीक है, जी हाँ बच्चे, इसके बारे में तो व्याख्या देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है बच्चे। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक, 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बिल्कुल सही है। 1975 के आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल भी नहीं थे। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल भी नहीं थे। यानी बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा जो 1975 में आपातकाल लगा था वो इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था राष्ट्रपति से कह करके। ठीक है, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन रही होंगी, इंदिरा गांधी ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चे। ठीक, पूरा इसका व्याख्या जो है व्याख्या को देख लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति वाले टॉपिक से भी पूछा जाता है। तो जो इंदिरा गांधी है इन्होंने जो ये लगवाया था कितने समय के लिए था, तो कुल 21 महीने के लिए था। कितने महीने के लिए बच्चे, 21 महीने के लिए लगभग। तो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक की 21 माह की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। यानी 21 महीने तक क्या था, आपातकाल पूरे भारत में घोषित हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा किया था। यानी उस समय जो आपातकाल की घोषणा किया गया था किसने किया था, किस राष्ट्रपति ने, तो फखरुद्दीन अली अहमद। आपको पता है कि आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास ही है बच्चे। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और ये जो आपातकाल घोषित किया गया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया था, तो 352 अनुच्छेद। ठीक है, जी हाँ बच्चे।
वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल आंतरिक आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि ये कहा गया कि आंतरिक विवाद के अनुसार या फिर कह लीजिए कि आंतरिक आपातकाल घोषित हुआ है, जो कि बहुत बाद में क्या होता है, इसी पर बहुत विवाद भी होता है बच्चे। ठीक है, आगे ध्यान देना कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध निहित है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उल्लेख है बच्चे, तो संविधान के भाग 18 में। ठीक, अगर अनुच्छेद पूछे तो बच्चे देखिए भारत में पहली बात तो 3 तरह के आपातकाल लागू किए जाते हैं। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि संविधान में 3 स्थितियों की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा, वित्तीय आपातकाल। ठीक, अगर अनुच्छेदों की बात करें बच्चे तो जो पहला है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 352 में किया गया है। जबकि 352 में जो आपातकाल घोषित किया गया था वो आंतरिक अशांति के कारण घोषित किया गया था, जो कि बाद में विवादास्पद भी रहा था, उस पर बड़ा बहस भी हुआ था। फिर बाद में प्रावधान हटा दिया गया वो। और अगर दूसरा जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, यानी जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, तो बच्चे ये कब लगा, मतलब ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 356। पहला 352, दूसरा 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा। ठीक है बच्चे, जी हाँ। बात करें आगे 29वें प्रश्न की, तो 29वां प्रश्न क्या कहता है, बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा। 29वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, अनुच्छेद ई है या अनुच्छेद 19 का बी है या अनुच्छेद 19 का ए है या अनुच्छेद 19 का जी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा बच्चे। जो संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है, जो संघ बनाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 सी में, किस में है, एक मिनट मैं बता देता हूँ। पहले वाक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद हाँ ठीक सी में है। ठीक है, यानी कि पहला क्या है, गलत है। अनुच्छेद बी में क्या है, तो अनुच्छेद बी में बच्चे ये वाला जो कह रहा है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, तो बिल्कुल बच्चा ये नहीं है। अनुच्छेद बी में है जो बोलने का मतलब कि बोलने वाला जो स्वतंत्रता होता है वो चीज़ है। ठीक है, और सॉरी अनुच्छेद बी में आपका ये है, एक सेकेंड ध्यान से उतर रहा है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड बच्चे। अनुच्छेद 19 ए में है, सॉरी अनुच्छेद 19 ए में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 बी में है सम्मेलन करने का अधिकार। और अनुच्छेद 19 सी में है संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार किसी में, अनुच्छेद 19 सी में है। और अनुच्छेद 19 डी में है भारत का भ्रमण करने का अधिकार। ठीक है, जी हाँ। और अनुच्छेद ई में है, ये कहा गया कि भाई व्यापार वगैरह करने का अधिकार। ठीक है बच्चे, जी हाँ। तो ध्यान देना, आप यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बच्चे कि किसी पेशे का सॉरी प्रश्न क्या था, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो बच्चे इसका जो सही मिलान है अनुच्छेद ये ऑप्शन नंबर सी वाला है, अनुच्छेद 19 ए, क्योंकि अनुच्छेद 19 ए में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चे। ठीक है, जबकि और अन्य तीनों ऑप्शन जो है वे गलत है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है बच्चे, व्याख्या कहता है अनुच्छेद 19 ए में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे। ठीक, और अनुच्छेद 19 बी में क्या है, तो सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद सी में क्या है, तो सी कहता है संघ बनाने का अधिकार। और डी क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद बी में कहा है ना कि शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार यानी सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है बच्चे। अनुच्छेद डी में क्या है, तो अनुच्छेद डी में भारत भ्रमण करने का अधिकार। ई में है क्या बोलते हैं, आवास या बस जाने, मतलब निवास करने या बस जाने का अधिकार। और अनुच्छेद एफ में है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार यानी कि कोई व्यापार या व्यापार करने का अधिकार। ठीक है बच्चे, जी हाँ। अनुच्छेद देखिए, ये जो अनुच्छेद 19 है ना, ये मूल अधिकार वाले चैप्टर से, ठीक है, जी हाँ। और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसवां जो प्रश्न है बच्चे, तीसवां प्रश्न क्या कहता है, तीसवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक, पहला गलत पूछ रहा है, आपको चुनना है, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। पहला कह रहे कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना कार्यकाल ग्रहण करता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बच्चे। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं, तो व्याख्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 157 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार
कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है बच्चे, जी हाँ। आगे हम बात करें 31वें प्रश्न की, तो 31वां प्रश्न कहता है बच्चे कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बच्चे भारत का जो केंद्रीय रेल मंत्री होता है, चूंकि वह कैबिनेट मंत्री का हिस्सा होता है, तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। अगर हम देखें इसके व्याख्या को, तो व्याख्या क्या कहता है बच्चे, व्याख्या को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, यानी कि जो नियुक्तियां होती हैं वो कौन करता है, करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो केंद्रीय रेल मंत्री भी किसके सलाह पर होंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही होंगे। और नियुक्ति करेगा कौन, तो बच्चा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि पहले प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 75(1) के तहत। बात करें 32वें प्रश्न के बच्चे, तो 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है, सही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कह रहा है कि क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो बच्चे बिल्कुल सही है। तो पहला सही हो गया, यानी तीनों गलत होगा, तीनों पढ़ लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल भी नहीं। जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे बच्चे, तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, जी हाँ। अगर हम बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या क्या कहता है, समझने का प्रयत्न करिए। व्याख्या कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर के 1969 तक था। ठीक है बच्चे, सॉरी 67 नहीं, मैं ये ध्यान रखना कि जो शुरुआती के 2 राष्ट्रपति थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी वे लगभग 10 साल तक थे, 2 कार्यकाल तक थे, यानी एक कार्यकाल 5 साल का था, 2 कार्यकाल 10 साल का। ठीक, उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद ही आ जाते हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है बच्चे, क्लियर है, हाँ इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए ही। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, 33वें प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी, तो जॉर्डन की राजधानी बच्चे अम्मान, क्या है, अम्मान है। तो अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, यह जॉर्डन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, और अम्मान जो है जॉर्डन का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है बच्चे। ठीक है, जैसे कि भारत का मुंबई है। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, लियू, तेगरोग, क्यास या मेटकल। तो बच्चे देख रहे हैं यहाँ से जो मुद्रा पूछा, बड़ा टिपिकल मुद्रा पूछा हुआ है। तो हम लोग जो ये देश राजधानी मुद्रा पढ़ेंगे सभी महाद्वीप के सभी देशों का पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी से भी पूछा जा सकता है ना। तो इसका व्याख्या देख ले, तो व्याख्या कहता है कि भैया कि तोगरोग या तुगरीग मंगोलिया की आधिकारिक मुद्रा है, और मंगोलिया की राजधानी क्या बच्चे, उलान बटोर है। क्या बच्चे, उलान बटोर है। 35वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चे। 35वां प्रश्न कहता है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ठीक है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत। ठीक है, अभी फिलहाल जो अवस्था है वो तो भारत पहले पे हो गया, दूसरे पे चाइना हो गया है, और तीसरे पे कौन हो गया बच्चे, इंडोनेशिया। ठीक है, जी हाँ बच्चे, यहाँ पे देख लेते हैं इसका व्याख्या कहता है कि एशिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है, इसके बाद भारत है और इंडोनेशिया। ठीक है, जी हाँ बच्चे। 36वें प्रश्न की बात करें बच्चा, तो 36वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो बच्चे ब्राज़ील में होगा, किसमें, ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील जो है बहुत बड़ा देश है। ठीक है, और अमेजन नदी का आप लोग नाम जानते हैं, तो उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पे है, ब्राज़ील में ही है बच्चे, अमेजन नदी के तट पे। ठीक है, आपने अमेजन जंगल का नाम सुना ही होगा, अमेजन नदी का नाम सुना होगा, जो कि दुनिया का सबसे चौड़ा नदी बच्चे, क्या है, दुनिया का सबसे चौड़ा नदी भी है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग व्याख्या को। तो व्याख्या कहता है बच्चे कि वर्ष 2016 द वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार ब्राज़ील का वन क्षेत्र दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक सही है। ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का अर्थात लगभग 59.9% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, यानी कि उसका लगभग आधा ज़्यादा भाग पर क्या भैया, वन है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अमेजन नदी प्रवाहित होती है, तो अमेजन नदी का जो घाटी वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा वनों से ढका हुआ है। ठीक, बात करते हैं 37वें प्रश्न की। तो बच्चे 37वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बच्चे इसको हमने कितनी बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये है गोदावरी नदी। ठीक है, क्या है, गोदावरी नदी है बच्चे, ध्यान रखना। अगर भारत की सबसे लंबी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, तो गंगा हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत कहे तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है,
अगर इसकी व्याख्या की बात करें बच्चे, तो व्याख्या कहता है कि गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महाराष्ट्र में किस जिले से? नासिक जिले से, ठीक है। और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता नहीं, प्राणहिता रहेगा, मंजीरा, इंद्रावती तथा वेनगंगा, ये क्या है? सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं बच्चे, ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? इसको जरा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसमें हमने सब कुछ शामिल कर लिया। 38वां प्रश्न को पहले समझ लिए फिर बताते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है बच्चे कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है बच्चे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। जी हाँ बच्चे, अभी हाल ही में पीछे 10-20 दिन पहले मनाया गया है, ठीक है बच्चे। जी हाँ, अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की बच्चे, तो व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या को समझने का कोशिश करिए। व्याख्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा किया कब गया था? तो 10 दिसंबर 1948। चूंकि 10 दिसंबर को ही इसकी घोषणा हुई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है बच्चे, ठीक है। घोषणा कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ध्यान देना बच्चे, इसमें मैंने केवल जीएस आपको कराया है। अगर आपको हिंदी, गणित यानी कि मैथ और रीजनिंग सहित पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मैसेज करिए और आपको दे दिया जाएगा। मैसेज आपको करना है दिए गए नंबर पे, जो आपको मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 7897725926, ठीक है बच्चे। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।